हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल किडो एंड ममाज वर्ल्ड। सो गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मेरा सी सेक्शन डिलीवरी एक्सपीरियंस, जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो हुई थी दिल्ली के हॉस्पिटल में, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, द्वारका, न्यू दिल्ली। इसमें मेरी डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी की जो डेट थी वो थी 10th of Jan 2024। मेरी बेबी गर्ल है और अभी वो 7 मंथ्स की है। तो मैं 7 मंथ्स बाद ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई नो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 7 मंथ्स बाद क्यों शेयर कर रहे हो, बिकॉज आई नो अभी भी इस फेज में बहुत सारी मॉम टू बी होंगी और न्यू मॉम्स होंगी जो अभी इस फेज में होंगी। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाते हैं, बिकॉज तब मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। तो आज मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो यस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को 3 फेजेस में रखेंगे। एक फेज जो होगा वो होगा प्री सी सेक्शन एक्सपीरियंस, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। देन सेकंड जो होगा वो होगा पोस्ट सी सेक्शन एक्सपीरियंस, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। एंड थर्ड वन इज कि मुझे क्यों सिजेरियन ही कराना पड़ा और क्यों मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाई, तो उसका रीजन क्या था वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सो ये स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मेरी डिलीवरी हुई थी वो हुई थी वेंकटेश्वर हॉस्पिटल एंड 10th of Jan को। तो डॉक्टर ने जो है वो एक प्लान्ड सर्जरी रखी थी मेरी। मुझे 1 वीक पहले और 2 वीक पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आपकी जो है डिलीवरी जो होगी वो सी सेक्शन डिलीवरी होगी, हम नॉर्मल नहीं कर सकते। रीजन क्या था वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे पहले से ही एक डेट डिसाइड करके बता दी थी और टाइमिंग उन्होंने मुझे बता दी थी कि हम जो सी सेक्शन परफॉर्म करेंगे वो करेंगे 8 to 8:30। तो उसके लिए आपको सुबह 6 बजे हॉस्पिटल में आके एडमिट होना पड़ेगा। तो वो एडमिट आप हो जाना 6 बजे। तो मैं शार्प 6:15 एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में 10th of Jan को। तो उसके बाद सबसे पहले वो आपको लेबर रूम में रखते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन पर्पस, जहाँ पे वो आपका फीटल रेट, बेबी का हार्ट बीट, आपका बीपी, वो सब कुछ पल्स वगैरह सब आपका पहले ही चेक करके रखते हैं, पहले से ही चेक कर लेते हैं। बिकॉज फिर उनको परफॉर्म करना होता है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो इसीलिए बिकॉज उनकी प्लान सर्जरीज होती हैं आई थिंक डॉक्टर की, तो वो डिसाइडेड होती है, तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ वो लोग करते हैं। तो हाफ एन आवर पहले वो लोग मुझे लेबर रूम में लेकर गए। लेबर रूम में उन्होंने सब कुछ चेक किया, वो मैंने आपको बताया अभी क्या क्या उन्होंने चेक किया, फीटल रेट एंड एवरीथिंग। उसके बाद उन्होंने मुझे हाफ एन आवर के बाद उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया 7-7:15 अराउंड। और जो हमने प्राइवेट रूम ऑप्ट किया था उसमें उन्होंने बेसिकली मुझे शिफ्ट कर दिया। एंड बाकी की जो चीज़ें थी, एंटीबायोटिक वगैरह जो ड्रिल लगानी थी, वो सब वो लोगों ने मुझे वहाँ पे रूम में शिफ्ट करने के बाद लगाई। तो वो एक कैटर ड्रिल भी लगा दिया था उन्होंने मुझे फॉर 24 आवर्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपका ऑपरेशन होना है तो आप वॉक करके तो वॉशरूम वगैरह जा नहीं सकते। तो थ्रू आउट उसके बाद मतलब 24 आवर्स के लिए उन्होंने मेरे को कैटर ड्रिल लगा दिया था। तो वो थोड़ा सा, जब वो कैटर ड्रिल लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा पेन होता है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट हल्का सा आपको एक पेन फील होगा। बट येस, इट वॉज बियरेबल फॉर मी। तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो वो कैटर ड्रिल लगा के एंड प्लस वो कैटर ड्रिल लगाने के बाद फिर आपको वो एक थैली सा है जो वो आपको हाथ में से पकड़ा देते हैं और ब्लैंकेट वगैरह से उड़ा के व्हील चेयर पे आपको ओटी में लेके जाते हैं। तो ऐसे एक यहाँ पे अगर वीडियो है तो मैं वो वीडियो जो मेरे हस्बैंड ने, मेरे फैमिली वाले थे, उन्होंने कैप्चर करी थी जब मैं ओटी में जा रही थी। तो वो वीडियो अगर मुझे मिलेगा, क्योंकि सिंस इट वॉज 7 मंथ्स बिफोर और मैं कोई वीडियोस नहीं बना रही थी, तो बट होगी तो मैं इसमें आपको दे दूंगी। तो वहाँ पे वो थैली वो जो है वो आपका वो कवर कर देते हैं, ब्लैंकेट से दिखता नहीं है, बट येस इट विल बी इन योर हैंड ओनली। तो वो दे देंगे आपको और फिर आपको व्हील चेयर पर वो लोग ओटी तक लेकर जाते हैं। उसके बाद यहाँ तक इतना होने के बाद फिर वो जब वो ओटी में आपको लेके जाते हैं, तो ओटी में डायरेक्टली आपको नहीं लेके जाते हैं। वो पहले वहाँ पे एक प्री ओटी होता है, प्री ऑब्जर्वेशन, एक ऑपरेशन थिएटर टाइप का होता है जहाँ पे वो आपको रखते हैं। तो वो फॉर आई थिंक 40 to 45 मिनट्स वहाँ पे रखते होंगे। मुझे इतना ही रखा था, आई एम नॉट श्योर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी का आई थिंक सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे 40 to 45 मिनट्स वहाँ पे रखा था, जहाँ पे वो लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह एंड एवरीथिंग देवर ऑब्जर्विंग, मेरा बीपी टाइम टू टाइम चेक कर रहे थे वहाँ पे वो लोग, और ये सब कुछ हो रहा था वहाँ पे परफॉर्म। तो और उस सिमिल्टेनियसली वहाँ पे जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे, जो काउंसलर
थे वो वहाँ पे मेरे पास आते हैं एंड वो काउंसलिंग करते हैं कि ऐसा ऐसा वहाँ पे, सो दैट आई कैन बी प्रिपेयर्ड माइंड वाइज और सब कुछ वाइज मैं प्रिपेयर्ड रहूँ कि वहाँ पे कैसा होता है क्या होता है. इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. मैं ओटी में कभी गई तो हूँ नहीं, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ओटी में. तो उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे होता है, ये होगा वो होगा. और वो मुझे थोड़ा चिल रखने की कोशिश कर रहे थे कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, एंड समथिंग मतलब समवेयर अराउंड कि वो थोड़ा पर्सनल चीज़ें भी पूछ रहे थे ताकि मैं थोड़ा चिल हो जाऊँ, उन लोगों से जेलअप कर लूँ. तो वो चीज़ें फिर देन ही वॉज टेलिंग मी कि मैं आपके पास ही रहूँगा ओटी में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी कुछ होगी तो आप मुझे बोलना, मेरा असिस्टेंट रहेगा एंड ऑल एवरीथिंग. तो वो सारा प्रोसीजर. उसके बाद 40-45 मिनट्स के बाद वो मुझे ओटी थिएटर, जो हम ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं ओटी, उसमें वो लोग मुझे लेके गए एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई है, मशीन्स रखी है, टे 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 वो वाली फीलिंग. बट थ्रू आउट मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बट मैं बहुत इस मामले में मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ, मतलब इतना ज़्यादा डरती नहीं हूँ इन सब चीज़ों से. और तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इट्स अ फेस जो निकल जाएगा और ठीक है. मतलब थोड़ा बहुत हाँ नर्वस हो रही थी मैं, प्लस थोड़ा क्यूरियोसिटी भी थी कि क्या होगा कैसे होगा, प्लस थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी अपने बेबी से मिलने की कि मैं उसको फर्स्ट टाइम मिलूंगी. तो ये सारी चीज़ें भी मेरे दिमाग में चल रही थी कहीं ना कहीं. और उसके बाद फिर हम लोग ओटी में आ गए और ओटी में फिर आई थिंक बहुत जल्दी सब कुछ होता है ओटी में. वहाँ पे वो लोग जो आपको ड्रिल लगी होती है ऑलरेडी और वो आपको बोलते हैं कि आप लेट जाइए, और लेटने के बाद फिर वहाँ पे अब आपको दिया जाता है एपिड्यूरल. तो एपिड्यूरल में आपको लेट के नहीं दिया जाएगा, वो आपको बैठने को बोलेंगे और आपको आपकी जो ये सर है वो आपको ऐसे झुका के एंड बैकबोन जो है वो आपको स्ट्रेट रखने को बोलते हैं. आप स्ट्रेट रख के ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बैठने को, और हिलने को मना करते हैं क्योंकि वो जो होता है वो आपके बैकबोन में लगता है एंड मतलब नीचे की साइड में, नीचे वाले पोर्शन में लगता है जो इंजेक्शन लगता है आपका एपिड्यूरल जिसको बोलते हैं हम. तो वो बोलते हैं कि आप ना उसमें हिलना नहीं बिल्कुल भी, सो दैट वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए, बिकॉज वो बहुत ही शार्प नीडल होती है उनकी जो वो लोग आपके बैकबोन में नीचे के पोर्शन में लगाते हैं. तो वहाँ पे बट ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस, बिकॉज उन्होंने थर्ड टाइम में जाके वो परफॉर्म किया 3 बार एंड थर्ड टाइम में जाके वो प्रॉपरली वो लगा पाए मुझे वहाँ पे इंजेक्शन जो है. तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है और मतलब थोड़ा सा पेनफुल होता है वो वाला प्रोसीजर. तो मेरा कोई ऐसा मोटिव आपको डराने का नहीं है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी को इतना फील नहीं होता है. मेरा जो था वो थर्ड टाइम में जाके हुआ था, बिकॉज वो पंचर करना होता है एंड वो स्पेस मिल नहीं रहा था आई थिंक उन लोगों को, तो वो थर्ड टाइम में हो पाया था. ये था. तो एपिड्यूरल देने के बाद विद इन 20 to 25 सेकेंड ना आपकी जो नीचे की बॉडी होती है ना, जो नीचे का पोर्शन होता है कमर से नीचे वाला हिस्सा, वो पूरा का पूरा आपका नम हो जाता है बिल्कुल ही. और ऐसे लगता है ना जैसे 20-20 किलो वजन किसी ने आपके अपने पैरों पे रख दिया है और वो पैर बिल्कुल भी आप ऐसे हिला डुला नहीं पाते हो. तो वो वाली सिचुएशन होती है. तो बिल्कुल ही 15-20 सेकेंड्स का टाइम होता है और वो फटाफट से बोलते हैं कि आप लेट जाइए, बिकॉज उसके बाद आप अपने पैर को मूव नहीं कर पाओगे. तो स्ट्रेट ऐसे लेटना होता है एंड उस ड्यूरेशन में वो आपको अपने हैंड्स को भी स्ट्रेट रखने के लिए बोलते हैं. वहाँ पे बेड होता है, उसमें आपका हैंड्स का भी स्टैंड टाइप का होता है, वो आपको बोथ एक साइड आपका जो है वो बीपी का मशीन लगा के बीपी मेजर करने के लिए थ्रू आउट एक हैंड पे आपके लगा के रखते हैं एंड एक हाथ पे आपका पूरा ड्रिल लगा रहता है जिसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह आपका और जो भी पेन किलर्स वगैरह है वो चलते रहते हैं उनके, और उसी में वो इंजेक्शंस भी देते रहते हैं बीच बीच में, जो भी वो बहुत पेनफुल होते हैं. जो वो बीच बीच में जो इंजेक्शंस वगैरह देते हैं ना, तो वो पेनफुल होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो पेनफुल होते हैं. तो वो सब चलता रहता है. तो दोनों हाथ एंड वो बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए आपको अपने हाथ मूव नहीं करने हैं, आपको हाथ अपने स्ट्रेट ही रखने हैं. तो वो वाला होता है क्योंकि और जो एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर होते हैं वो आपके साइड में होते हैं, और बिकॉज जो आपको खुद के जो डॉक्टर हैं उनको सर्जरी परफॉर्म करनी है तो वो आपके फ्रंट में रहते हैं, कर्टन सा बीच में डाल के रखते हैं वो लोग. तो वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है, दिक्कत हो रही होती है, तो आप उस टाइम पे मुझे बताइए, हमें बताइए, वी विल लुक आफ्टर इट. तो ये वाला यहाँ तक का ये वाला एक्सपीरियंस था. तो उसके बाद जो आपका नीचे वाला पोर्शन नम तो हो जाता है, लेकिन ना कहीं आपका जो है आपको सेंसेस में तो आप प्रॉपरली होते हो. किच्चू बेटा मम्मा को वीडियो बना लेनी तो. सो माई डॉटर इज लाइक
वो बोल रही है बीच बीच में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट नॉइज। और ठीक है, सो इतना था। उसके बाद फिर वो लोग जो परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, फील आपको जो वो सिजेरियन जब परफॉर्म करेंगे, कट लगाएंगे, तो वो सब कुछ आपको ना हल्का हल्का ऐसे फील हो रहा होता है। दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है, बट आप अपने पूरे सेंसेस में होते हो, आपको सब कुछ पता लग रहा होता है। मुझे भी सब कुछ पता लग रहा था। वो लोग जो बातें कर रहे थे और जो भी चल रहा था ओटी में, सब कुछ सिर्फ एक कर्टन बीच में था, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, और नीचे का पोर्शन का आपका कुछ भी मतलब ऐसा आपको दर्द फील नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ पता चलता है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे पूछा कि आपको अपनी आईज क्लोज करनी है तो आप आईज क्लोज कर लो, बिकॉज जो हैवी लाइट्स वगैरह जो ऊपर एकदम ऐसे हैवी लाइट होती है तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी आंखें ना ऐसे बंद हो रही होती हैं। बट मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसा कुछ नीड नहीं है, आई एम ओके, मैं अपनी आईज ऊपर रखूंगी। तो वो ठीक था। और उसके बाद वो सर्जरी परफॉर्म करते विद इन 5 मिनट्स किट्टू जो है मेरी बेबी गर्ल डॉटर, तो उसकी रोने की आवाज़ मुझे आ गई थी। एंड दैट वाज अ मोमेंट, वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। हर मदर के लिए आई थिंक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है वो। उसकी रोने की आवाज़ सुनी थी मैंने जब, तो उसके बाद उन्होंने एकदम फटाक से ऐसे कर्टन के ऊपर इसको ऐसे रखा था मेरे सामने, और रखा था कॉन्ग्रेचुलेशन इट्स अ बेबी गर्ल। तो एंड दैट वाज ऑनेस्टली वाज अ एक्सपीरियंस फॉर मी। मतलब बहुत एक्साइटेड सी थी मैं, वो सब कुछ भूल गई थी, अपना पेन वगैरह सब कुछ, एंड इट्स ऑल वर्थ इट। तो उसके बाद वो उसको क्लीन करने के बाद 5 मिनट बाद वो उसको मेरे यहाँ पर लेकर आए, एंड दैट वाज द मोमेंट मैंने उसको देखा अपने सामने, और मेरी आंखों में आंसू थे। सबके आई थिंक सारे मदर्स का ये मोमेंट होता ही है। एंड माई हस्बैंड वॉज नॉट अराउंड दैट टाइम, ओटी में उनको अलाउड नहीं था आना, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने ही उसको देखा था। और उसके बाद उसको 5 मिनट्स के बाद थोड़ा सा फीड करा के और वो लोग उसको लेके चले गए, वो एक मदर टच देने के लिए। उसके बाद का जो प्रोसीजर था, उसके बाद आई वॉज लिटरली शिवरिंग, मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से ना ठंड लगने लग गई थी। तो उन्होंने ब्लोअर्स अंदर ऐसे मेरे को ऊपर जो चादर थी वो डाली हुई थी, ब्लैंकेट डाला हुआ था ऑल दो, और उसमें उन्होंने मेरे को ब्लोअर भी दे रखा था, अंदर से ऐसे ब्लोअर वाला पाइप डाल दिया था, ड्रायर सब कुछ कर दिया था। बट मेरी शिवरिंग जो थी ना वो रुकी नहीं रही थी। तो उन्होंने मेरे को ना ऐसे टैबलेट्स थी, 2 टैबलेट्स होंगी, वो उन्होंने मेरे को टंग के नीचे रखने को दी थी। बट मेरा जो माउथ था वो इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था कि वो जो टैबलेट है ना वो ऐसे मेल्ट ही नहीं हो रही थी माउथ में, और वो बहुत ही इरिटेटिंग सा अनोइंग सा मोमेंट था एक मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। और हाँ, बीपी मेरा फुल थ्रू आउट कंट्रोल्ड रहा था। बहुत लोगों को हाइपरटेंशन होता है, बीपी हाई चला जाता है, बट मेरा बीपी वगैरह का ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था। बट हाँ, शिवरिंग वाली प्रॉब्लम और ठंड वाली प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत हुई थी उस ड्यूरेशन में। तो वो एक था जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी। और सेकंड एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी तब जब मुझे थोड़ा सा ना प्यूकिश फील हुआ था। आई थिंक जब वो आपके ऑर्गन्स को पुश करते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से ना मेरा सब कुछ ऐसे पुश कर रहे हैं, अंदर भर रहे हैं, जैसे बोरी में हम लोग सिलाई करते हैं ना, तो जब भरते हैं, जब स्टिचेस आई थिंक वो ले रहे होंगे, जब ऑर्गन्स अंदर ऐसे करते हैं, पुश करते हैं, लिटरली आई वॉज ऐसे वो ऐसे मैं हिल रही थी, और वो पुश वाली जो फीलिंग हो रही थी, वो इतना ज़्यादा प्यूकिश वाली फीलिंग हो रही थी ना उस टाइम पे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अभी ही प्यूक कर दूंगी, अभी वोमिट कर दूंगी। ऑल्दो मेरे को ऐसे वोमिट हुई नहीं थी, बट वो फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत लोगों को हो भी जाता है। मैं जब अपने इस ड्यूरेशन में थी तो मैं भी वीडियोस देखती थी सी सेक्शन डिलीवरी की, तो वहाँ पे मैं देखती थी बहुत लोग बताते थे कि मैंने प्यूक कर दिया था, वोमिट हो गया था, बट मुझे ऐसा नहीं हुआ था। बट फील हुआ था, बहुत ज़्यादा फील हुआ था, बहुत मतलब हाईली वाला, बट ऐसा प्यूक हुआ नहीं था मेरे को। मैंने बहुत कंट्रोल किया था अपने आप को। तो येस, एंड दैट वाज वो वाला थोड़ा एक्सपीरियंस ना अच्छा नहीं होता है किसी के लिए भी, तो वो वाला था। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। आई थिंक 30 to 40 मिनट्स में सारा सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद वो आपको वापस से प्री ओटी में शिफ्ट करते हैं। प्री ओटी जो आपका था, उसके बाद भी ओटी के बाद भी वो लोग आपको जो जहाँ पे आपको पहले रखा था प्री ओटी में, वहीं आपको दोबारा से शिफ्ट करते हैं। एंड वो वाला जो मोमेंट था ना गाइज, जब उन्होंने मेरे को उस बेड से और दूसरे बेड पे जिस पे लेके जाना था, वो वाले बेड पे जब उन्होंने मुझे ऐसे उठा के ऐसे रखा था, बिकॉज तब भी नीचे वाला जो मेरा पोर्शन था वो पूरा नम था। एनेस्थीसिया का असर तब तक भी रहता है, आई थिंक 1 to 2 आवर्स और 3 आवर्स कुछ रहता है उसका असर। तो वो उसके वो असर था। तो उन 2 लोगों ने ऐसे पकड़ के मेरे हाथ पैर ऐसे करके ऐसे ढम करके ऐसे रखा था।
तो वो वाला एक्सपीरियंस था। और फिर मुझे प्री ओटी में लेके गए, तो वहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा उन्होंने 1 आवर के लिए। वहाँ पे आपके एंटीबायोटिक्स वगैरह तो चल ही रहे थे, तब भी मैं शिवर कर रही थी, तब भी उन्होंने मेरे को ब्लोअर वगैरह मेरे पूरे ऐसे ब्लैंकेट के अंदर डाला हुआ था सब कुछ। तो वो तब भी ऐसा वाली सिचुएशन थी मेरी, ठंड वाली, बट धीरे धीरे वो ठीक हो गई थी। उसके बाद वो मेरे से आके डॉक्टर्स पूछ रहे हैं कि आपको पेन तो नहीं हो रहा और ये तो नहीं हो रहा, बट ऐसा कुछ सिचुएशन थी नहीं। और उन्होंने बोला कि आपको जब भी थोड़ा सेंस इसमें थोड़ा फील हो पैरों में, तो आप अपने पैरों को ऐसे मूव करना, ताकि पैर आपके थोड़े से ना ऐसे जाम ना हो जाए। तो इसीलिए बिकॉज एनेस्थीसिया का असर रहता है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कई बारी। तो उन्होंने मेरे को बोला था आप अपने पैर मूव करते रहना जैसे ही आपको थोड़ा सा सेंसेस फील हो पैरों में। उसके बाद तो 1 आवर के बाद फिर उन्होंने मुझे वापस रूम में शिफ्ट किया। तो रूम में शिफ्ट करने के बाद फिर उन्होंने तब तक बेबी को उन्होंने रूम में नहीं लाया था। बेबी भी, मेरी जो बेबी गर्ल है वो NICU में थी, तो मैं पहले रूम में आ गई थी और बेबी गर्ल को वो लोग बाद में लेकर आए थे मेरे आने के बाद। तो उन्होंने फिर 24 आवर्स के लिए वो कैटेड्रल वगैरह तो रखते ही हैं आपका, और कैटेड्रल जो होता है वो नेक्स्ट डे आपका निकालते हैं। तो नेक्स्ट डे निकाल के फिर वो आपको फर्स्ट वॉक करने के लिए बोलते हैं एंड एवरीथिंग, वो सिचुएशंस चलती रहती हैं। तो यहाँ तक का एक्सपीरियंस था ये सारा मेरा। उसके बाद जब उन्होंने फर्स्ट वॉक करने को जब मुझे बोला था, फर्स्ट वॉक जो मेरी थी, आई थिंक फॉर एवरी वुमेन वो लाइफ का एक ना न्यू बर्थ होता है एक लेडी के लिए, तो वो मेरे लिए भी था। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो एक ना अलग ही, मतलब एक अलग ही पेन होता है उस टाइम पे, आपको सफोकेशन टाइप की होती है, फिर भी आपको थोड़ा सा वॉक करना है। तो मैंने थोड़ा सा वॉक किया था, वो मेरे पास फर्स्ट वॉक की एक वीडियो है, वो मैं आप लोगों को इस साइड में यहाँ पे दिखा दूंगी। तो वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट वॉक वाला। तो एंड जब लेकिन मैंने अपने बेबी का फेस देखा था ना और उसको अपने गोद में लिया था, तो इट्स ऑल वर्थ इट, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स ऑल वर्थ इट। तो वो मुझे, फिर मैं सब कुछ भूल गई थी। और उसको जब फीड कराना होता तो आप फीड कराते हो जब बेबी को, तो नॉर्मल डिलीवरी में तो ठीक है इतना नहीं होता, बट जब आप सिजेरियन में होते हो तो फीड कराना बहुत टफ हो जाता है। तो मैंने ब्रेस्ट पंप वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा नहीं किया था, मैंने उसको ब्रेस्ट फीड ही कराया एक्सक्लूसिवली। तो बोटल फीडिंग एंड ऑल हमने कुछ भी नहीं रखा था। तो मैं बहुत हल्के से ऐसे करबट लेती थी, फिर उसको एक साइड से दूध पिलाती थी, फिर इस साइड करबट लेती थी, फिर दूध पिलाती थी, फिर यहाँ पिलो रख के उसको फिर यहाँ पे दूध पिलाती थी। मतलब वो वाली सिचुएशन ना। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता था जब मैं बहुत पेन में होती थी और देन मुझे ना बहुत गिल्ट फील होता था। वो वाला एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था सी सेक्शन का, जब मुझे ऐसा लगता था कि किसी का भी ना सी सेक्शन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में तो लोग कितने इजीली अपने बेबी को फीड करवा देते हैं, सी सेक्शन में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो वो मुझे एक गिल्ट भी था, अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि वो रो रही है, मैं उसको फीड नहीं करवा पा रही हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा मूव करके फिर मैं उसको फीड करा रही हूँ। तो तब मैं रोती भी थी। तब वो वाला एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत ही, मतलब ऐसा टाइप का था बहुत ज़्यादा। तो आई एम श्योर जो सी सेक्शन मदर्स होंगी दे कैन रिलेट टू दिस वीडियो। तो वो है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम जो मेरे को हुई थी वो हुई थी मेरे को सर्वाइकल हेडेक। तो ये बहुत ही, मतलब रेयर केसेस में होता है। 100 से 5% वुमेन को आई थिंक ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है ड्यू टू एपिडरल साइड इफेक्ट। तो वो मेरे साथ वो सिचुएशन हुई थी एंड इट वाज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। बिकॉज उस टाइम पे ना ऐसा फील हो रहा था, मैं ना बैठ पा रही थी, ना मैं चल पा रही थी, उठ पा रही थी, और सिर्फ मैं ऐसे स्ट्रेट लेट पा रही थी। जब मैं लेट रही थी तो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बट जैसे ही मैं बैठने को हो रही थी या फिर मैं ऐसे वॉशरूम के लिए उठ रही हूँ या फिर कुछ है, तो ऐसा लग रहा था कि मेरा सर ना फट जाएगा। लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि मेरा सर फट जाएगा। और ऐसा कोई बहुत ही, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। वो वाला तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। पेन जो था वो सर्वाइकल हेडेक, बहुत ही गंदा वाला हेडेक था। तो मुझे ऐसा लग रहा था तब आई वॉज लिटरली स्केयर्ड कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जो डॉक्टर्स आ रहे थे वो कहीं कुछ बोल रहे थे कि कहीं उसकी वजह से पंचर तो नहीं हो गया, फिर ये करना पड़ेगा, फिर एक सिजेरियन करना पड़ेगा एंड ऑल, ये ब्ला ब्ला ब्ला। एंड इट वॉज रियली स्कैरी, बहुत ज़्यादा स्कैरी था कि एक सिजेरियन के बाद दूसरा सिजेरियन परफॉर्म करना एंड मेरे बेबी का क्या होगा
एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में, मुझे अपने से ज़्यादा बेबी का लग रहा था कि उसको कौन देखेगा, शी इज़ जस्ट बॉर्न, ये वो। तो वो वाला फेस मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेस था। एंड टच वुड लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एंड मुझे एक उम्मीद, एक होप जब दिखी तो मेरी लैक्टेशन जो काउंसलर थी, डॉक्टर जो थी, वो आती थी मेरे पास। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ भी ना सेम सिचुएशन ऐसी हुई थी। उनको भी ऐसे सर्वाइकल वाला जो सर्वाइकल पेन हुआ था, सर्वाइकल हेडेक हुआ था जब उनका सी सेक्शन हुआ था, उनको जब एपिड्यूरल दिया गया था, तो उनके साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी। वो 2 to 3 डेज के लिए रहता है, बट आप कॉफ़ी पियो, जितना हो सके उतना कैफीन लो, कॉफ़ी पियो, और स्ट्रेट विदाउट पिलो, कुछ भी नहीं, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट लेटे रहो बस। इसका और कोई मेडिसिन कुछ नहीं होता है। और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो बार बार, जितना हो सके पानी पियो, हाइड्रेटेड रखो अपने आप को। तो वही सिर्फ एक इसका वे है इससे डील करने का, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मेडिसिन, कोई पेन किलर इसमें काम नहीं आएगी आपको। तो यही हो सकता है। हाँ मम्मा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। तो कोई मतलब आपको ऐसा काम नहीं आएगा। तो वही उन्होंने फिर मेरे को एक होप दिया, बट 2 to 3 डेज में यू विल बी ओके, मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी या कुछ था। तो वो बहुत लोगों को ये होता है बिकॉज ऑफ माइग्रेन, जिनको माइग्रेन का इशू होता है तो उनको हो सकता है ये वाली प्रॉब्लम। तो इसीलिए बात ही नहीं करनी देनी। सो सर्वाइकल का जिसको होता है प्रॉब्लम, उसको मेनली ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेडेक रहता था, थोड़ा सा जेनेटिक है बिकॉज मेरे फादर को माइग्रेन है, तो शायद हो सकता है इट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर दैट पेन, तो वो हो सकता है। और उसकी वजह से जो बेबी वेलकम वगैरह था वो भी हमारा बहुत स्पॉइल हो गया था। मेरे हस्बैंड ने अकेले इसको वेलकम किया था, मेरे बेबी को लेके, और जबकि हमने एक दिन और स्टे बढ़ा दिया था हॉस्पिटल में, बट फिर भी सारी चीज़ें प्री प्लान थी, वेलकम एंड ऑल, डेकोरेशन एवरीथिंग, बैंड बाजा एंड ऑल, तो वो हमने प्रॉपर से प्लान किया था। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, मतलब हुआ लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाई थी उस चीज़ में। तो वो चीज़ें, वो क्लिप होगी, मैं आपका इसमें लगा दूंगी जब हमने किट्टू का वेलकम किया था घर में, बट आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट वेलकम। और उस टाइम पे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो वीडियो भी है, वो मैं आपको इसमें इंक्लूड करूँगी वो वीडियो। सो जो मेरा सर्जरी था, इट वॉज अ प्लान्ड सर्जरी बेसिकली, येस, बिकॉज एंड रीज़न क्या था उस चीज़ का वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो रीज़न था कि मेरा जो प्लेसेंटा था वो लोअर लाइन प्लेसेंटा था, मतलब लोअर लाइन प्लेसेंटा एज इन उसने पूरा इंटरनल ओएस जहाँ से बेबी डिलीवर होता है वजाइनल डिलीवरी में, वो पूरा कवर किया हुआ था। तो नॉर्मल डिलीवरी इट वाज नॉट पॉसिबल, जिसको हम वजाइनल डिलीवरी बोलते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं था मेरे केस में, इसी रीज़न की वजह से। और इसीलिए हमें जो सी सेक्शन था डॉक्टर को वो परफॉर्म करना पड़ा और मुझे सी सेक्शन डिलीवरी करानी पड़ी। तो इट वाज वन ऑफ द रीज़न। देन सेकंड रीज़न वाज जो मेरी बेबी थी वो इट वाज अ ब्रीच, बेसिकली शी वाज इन अ ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पोजीशन होता है जो आपका मतलब उसका तिरछा बोलते हैं जिसको हम, तो वो उल्टा बेबी था मेरा। तो इसी वजह से हमें एक ये रीज़न भी था कि ये 2 रीजंस की वजह से मुझे सी सेक्शन डिलीवरी करानी पड़ी थी। नॉर्मल डिलीवरी मेरी नहीं हो पाई थी पॉसिबल, इन्हीं 2 रीजंस की वजह से। दैट वॉज होलसम एक्सपीरियंस ऑफ माई सी सेक्शन डिलीवरी। मेरा मोटिव अगेन कोई डराने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट येस जो भी न्यू मॉम इस फेस में होने वाली है, जो भी मॉम टू बी है, उन लोगों का जिसका प्री प्लान्ड है या सिचुएशन बेस्ड भी होता है कई बारी सी सेक्शन, चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो उनके लिए वीडियो आई एम श्योर हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहोगे आप माइंड से कि हाँ क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, जो लोग भी फर्स्ट एक्सपीरियंस लेंगे तो उनके लिए वाला वीडियो बहुत सही रहेगा। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो और मोर ऑफ आपको किस टाइप के वीडियोस आपको देखना अच्छा लगता है मेरे, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मुझे बताइए आप, मैं उसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। सो बाकी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो मैं बेबी रूटीन वाले वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ। So yes, that's all for today's video guys. Bye bye, take care. Hope आप सेफ रहें और आपके साथ जो भी न्यू फेस में जो मॉम है, मॉम टू बी हैं, विश यू गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.